और आइए बढ़ते हैं आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एक अहम बैठक हुई है और इस बैठक में तीनों सेनाध्यक्षों के साथ साथ सीडीएस विपिन रावत ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक में भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रहे विवाद पर विचार विमर्श हुआ। इस बैठक में सीमा पर सेना की तैयारी और सेना के आगे के कदमों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। चीन सीमा से लगे इलाकों में हालात के मुताबिक फैसला करने की पूरी छूट दे दी गई है। तो एलएसी पर जारी तनाव को लेकर यह चर्चा हुई है रक्षा मंत्री के घर पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर यह बैठक हुई जिसमें तीनों सेना प्रमुख शामिल रहे। विचार विमर्श किया गया कि आखिर हालात से किस तरीके से मुकाबला किया जाए। जानकारी ये कि पूरी तरीके से सेना को छूट दे दी गई है। रक्षा मंत्री की तरफ से यह कह दिया गया है कि जिस भी तरीके के हालात बॉर्डर पर दिखाई देते हैं उस तरीके से ही निपटने के लिए सेना को पूरी छूट है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद से जुड़ी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने अपने कर्नल रैंक के एक अफसर को छुड़ाने के लिए भारत के 10 सैनिकों को रिहा किया था। असल में 15 जून की रात एलएसी पर दोनों देशों के जवानों के बीच जो खूनी झड़प हुई थी उसके दौरान भारतीय सेना ने चीनी सेना के कर्नल रैंक के एक अधिकारी को पकड़ लिया था। सूत्रों के मुताबिक 3 दिन तक चली बैठक के बाद जब चीन ने 10 भारतीय सैनिकों को छोड़ा उसके बाद ही भारत ने चीन के कर्नल रैंक के अधिकारी को रिहा किया था। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर। गलवान घाटी में जो खूनी झड़प हुई थी उस दौरान भारत ने चीन के कर्नल को पकड़ लिया था और बताया जा रहा है कि चीन ने 10 जवानों के बदले कर्नल की रिहाई मांगी थी और उसके बाद जब भारतीय सैनिकों की रिहाई हुई उसके बाद ही कर्नल को छोड़ा गया। ये सूत्रों से मिली इस वक्त की बड़ी खबर। गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी उसके बाद बताया जा रहा है कि भारत ने चीनी कर्नल को पकड़ लिया था। और इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले अमिताभ जी, आपके पास किस तरीके से इसको देखा जाए, क्योंकि पहले जब जानकारी मिली थी तो ये कहा गया था कि जो 10 भारतीय सैनिक हैं उनको चीन ने छोड़ दिया है और अब ये सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है कि चीन के कर्नल को भारत ने पकड़ लिया था। देखिए, बहुत जो स्टैंड ऑफ हुआ था बड़ा ही भयानक था और जिसमें हमारे 20 जवानों को शहीद होना पड़ा, कई को घायल होना पड़ा। लेकिन चीन की तरफ से एक भी घायल या हताहत होने की खबर चीन ने अभी तक नहीं दी है, ना कोई खुलासा किया है। तो दो चीज़ें साफ हैं कि चीन अपनी बातें साफ नहीं कर रहा है। लेकिन अगर स्टैंड ऑफ के बीच अगर हमारे सैनिकों को छोड़ा गया है और उनके सैनिकों की बात सामने आ रही है तो ये हमारे वीर जवानों की बहादुरी है, जिसकी बात लगातार प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और शायद यही कारण है कि मिनट बाय मिनट, हर मिनट इस बात पर चर्चा हो रही है, सीमा पर की रणनीति पर चर्चा हो रही है और रक्षा मंत्री खुद लीड लेकर इस पर चर्चा कर रहे हैं। जो सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन जनरल रावत उसके और तीनों सर्विसेज के चीफ के साथ जो बातचीत चल रही है, इसमें 3 बातें खुलकर सामने आई गात्री। पहली बात यह है कि भारत अपनी तरफ से कोई सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये बात साफ की गई है। दूसरा ये कहा गया है कि अगर दूसरी तरफ से, चीन की तरफ से अगर कोई उल्लंघन होता है या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास कुछ वो करते हैं तो भारत उनको उपयुक्त जवाब देगा। और इस उपयुक्त जवाब देने के लिए सेना को यह ताकत दे दी गई है कि ग्राउंड जीरो की स्थिति के हिसाब से वो खुद फैसला करें। उनको वहां से फोन करने की जरूरत नहीं होगी अपने कमांड को या फिर दिल्ली को। एक चीज तो ये सबसे बड़ी और अहम बड़ा काम किया है केंद्र सरकार ने। तो जाहिर तौर पर भारत अपनी तरफ से झुक नहीं रहा और एक तरह से मिलिट्री के स्तर पर और दूसरी राजनयिक और कूटनीतिक स्तर पर भी लगातार बातचीत चल रही है सीमा के विवाद को कम करने के लिए। बिल्कुल। इस वक्त हमारे सहयोगी संदीप बोल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, सबसे पहले पूरी जानकारी बताइए, क्योंकि अभी बहुत बड़ी खबर ये मिल रही है कि चीन के कर्नल रैंक के अधिकारी को दरअसल भारत ने पकड़ लिया था और अब छोड़ दिया गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 15 की रात को गलवान में जो विवाद हुआ और उसके बाद वो एक खूनी संघर्ष में जो है बदल गया, तो उस वक्त जो है भारतीय सेना ने भी कुछ ऐसे चीनी सेना के जवान जो है जिनको अपने कैप्चर किया था, उनमें एक कर्नल रैंक का अधिकारी भी था। उसी तरीके से भारत के जवान भी जो है उनके कैप्चर में थे। उसका बातचीत के बाद जो है उनको छोड़ा गया
दरअसल चीन जो है वो कभी भी नहीं चाहता कि भारत से कभी भी जमीन पे कन्फ्रंटेशन करे, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि कैसे डोकलाम में जो है उसको वापस जाना पड़ा, और उसके बाद यहाँ पे भी अगर उसने हमारे लोगों को पकड़ा था तो हमने भी उनके लोगों को पकड़ रखा था। तो वो नेगोशिएशन की टेबल पे जिस तरीके से आया चीन, वो कहीं ना कहीं उसको कभी भी गवारा नहीं गुजरता। लेकिन भारत का सीधे तौर पर यही रुख है कि अगर हमारे लोगों को उन्होंने पकड़ा है तो जब उनको छोड़ा गया तभी जो है हम लोगों ने उनको छोड़ा यहाँ से। तो कह सकते हैं कि तो उस जगह पे जो है किसी भी तरीके से भारतीय सेना चीन से कम नहीं थी, बल्कि चीनी सेना को जिस तरीके से चीनी सेना का जो है मुंहतोड़ जवाब दिया उनकी कायरता का, वो कह सकते हैं कि वो अब धीरे धीरे और भी खबरें जब सामने आएंगी तो पता लगेगा। बिल्कुल। अब रिफत, आप तक ये इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी पहुंच पा रही है? देखिए, जिस तरीके से संदीप ने कहा कि जो लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल रैंक के चाइनीज आर्मी के ऑफिसर थे उनको बंधक बनाया गया था या उनको कैप्चर किया था इंडियन आर्मी ने, और उसके बदले में जो है 10 लोगों को छुड़ाया गया। और उसके बाद जिस तरीके से अमिताभ भी कह रहे थे कि रक्षा मंत्री के घर पे भी एक मीटिंग हुई और ये साफ कर दिया गया है कि अगर अगली बार इस तरह की कोई कोशिश चाइनीज आर्मी की तरफ से की जाएगी तो उस टाइम उनको दिल्ली फोन करने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो उस वक्त एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स ऑफिसर होंगे, चाहे वो ब्रिगेडियर होंगे या कमांडिंग ऑफिसर होंगे, वो सक्षम होंगे कोई भी फैसला लेने के लिए, कोई भी जवाब देने के लिए। होता क्या था कि कोई भी अगर विवाद खड़ा हो जाता था तो उसके बाद जो हायर ऑफिसर्स थे या चाहे जीओसी हो या मिनिमम जो है मेजर जनरल हो, उनसे परमिशन मांगी जाती थी और उसके बाद ही कोई जवाब दिया जाता था चाइनीज आर्मी को। लेकिन जो ये फैसला हुआ, ये एक बड़ा फैसला हो सकता है ऑन ग्राउंड जीरो पे जवाब देने के लिए। अगर कभी भी कोई मूवमेंट दिखती है चाइनीज आर्मी की इंडियन आर्मी को, तो वो वहां पे ही फैसला ले सकते हैं अपने यूनिट लेवल पे या अपने कमांडिंग ऑफिसर के लेवल पे कि कैसे जवाब दिया जा सकता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो अभी चूंकि टेंशन जरूर है दोनों मुल्कों के दरमियान, जिस तरीके से चाइना ने काफी वीडियोस भी जारी किए और कहा कि वहां पे काफी सारा सामान जो है, वेपनरी जो है वहां पे पहुंचाई गई है और काफी सारे ट्रूप्स जो है वो बिल्डअप किया गया है। तो इंडियन आर्मी की तरफ से भी जरूर ये दो बड़ी बातें हैं। एक तो चीन के कर्नल रैंक के अधिकारी को हमने पकड़ लिया था और चीन को झुकाया, पहले भारतीय सैनिकों को छोड़ा गया, उसके बाद ही हमने उनके कर्नल रैंक के अधिकारी को छोड़ा। ये एक बड़ी बात। और दूसरी बड़ी बात ये कि रक्षा मंत्री ने अब कह दिया है सेना को कि आप अपने आप स्थिति के अनुसार फैसला ले सकते हैं। यानी पूरी तरीके से अब चीन से मुकाबले के लिए भारतीय सेना तैयार है, जैसा कि लगातार ये कहा भी जा रहा था। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। इस बीच बता दें कि गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई झड़प के दौरान अलवर जिले के नौगांव के रहने वाले घायल सैनिक सुरेंद्र सिंह को लेकर अब सियासी खींचतान शुरू हो गई है। और इस सियासी घमासान के बीच सुरेंद्र सिंह के पिता बलवंत सिंह और उनके परिवार के लोग घर से लापता हो गए हैं। दरअसल सुरेंद्र सैनिक के घायल होने के बाद उनके पिता बलवंत सिंह ने मीडिया से बातचीत की थी। इस बातचीत के बाद कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया था और ये वीडियो शेयर करते हुए मोदी सरकार के दावों की सैनिक के परिवार द्वारा बॉर्डर की सच्चाई बताते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की थी। इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह ने सैनिक के पिता बलवंत सिंह के एक वीडियो को ट्वीट करने पर राहुल गांधी को राजनीति ना करने की नसीहत दी। चलिए आपको घायल सैनिक सुरेंद्र सिंह के पिता बलवंत सिंह का वो बयान भी सुनवाते हैं, जिसके बाद ही सियासत गरमाने लगी थी। मजबूत सेना है, चीन को हरा सकती है और विदेशों को हरा सकती है। और राहुल गांधी, आप नेतागिरी मत करना, ये राजनीति अच्छी नहीं है। हमारा थोड़ा पहले भी फौज में छारा लड़ेगा, अभी फिर और लड़ेगा, शेर बनेगा। ठीक हो गए, भगवान चाहे ठीक हो जाए जल्दी, फिर भी लड़ेगा साथ ही। इस बीच बीजेपी के नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ट्वीट करके राहुल गांधी पर निशाना साधा। अपने ट्वीट में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने लिखा, अलवर जिले के सिपाही सुरेंद्र सिंह के पिता ने राहुल गांधी को देशभक्ति की सलाह क्या दी। राजस्थान का सत्तासीन कांग्रेस प्रशासन सैनिक के घर पहुंचकर उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। मतलब कि अब आप सैनिक के वृद्ध पिता को डरा धमकाकर राजनीति करेंगे, सवाल उठाया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने बीजेपी पर गलवान घाटी की झड़प में घायल जवान सुरेंद्र सिंह के पिता बलवंत सिंह से जबरन राहुल गांधी के खिलाफ बयान दिलवाने का आरोप लगाया। राजस्थान के सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जवान के पिता बलवंत सिंह को बंधक बना रखा है।
राहुल गांधी जी ने तो देश की जनता की आत्मा की जो आवाज है, उन्होंने जब एक सैनिक के पिता का वीडियो आया तो उन्होंने उसको ट्वीट कर दिया। यही तो है मामला। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी एक्टिव होती है, जाकर सैनिक के पिता का बयान वो बदलवाते हैं और ये कहते हैं, उनसे ये कहलवाया जाता है कि राजनीति नहीं करे। ये राजनीति नहीं है, ये जनता की आत्मा का दर्द है। राहुल गांधी देश की जनता की आवाज बनकर इसलिए बोल रहे हैं कि उनकी जरूरत है बोलने की। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता का बोलना जरूरी होता है। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर गलवान में घायल हुए सुरेंद्र सिंह के पिता बलवंत सिंह पर बयान बदलवाने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। ये सुनवाते हैं आपको। सरकार कांग्रेस की है और जिला प्रशासन सरकार के दबाव में है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन उस सरदार बलवंत सिंह को घेर करके ये कहना चाहता है कि ये शब्द मैंने भावुकता में बोल दिए और ये गलत बोल दिए, मैं विड्रा करता हूँ और मैं वापस लेता हूँ। तो उसने मना कर दिया, पत्रकारों को भी कह दिया और प्रशासन को भी कह दिया। उसके बाद वो अपनी इच्छा से कहाँ पर है वो तो उसको पता। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षा बल ने 2 अलग-अलग मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया है। श्रीनगर के जदीबल इलाके में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं कुलगाम में भी एक आतंकी को मार गिराया गया। श्रीनगर के जदीबल इलाके में एक घर में 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जो 2 मंजिला बिल्डिंग में छिपे हुए थे। फिलहाल इलाके में पुलिस और सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। तो वहीं कुलगाम में भी 2 आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और माना यह जा रहा है कि कुलगाम के लोकदीपुरा में 2 से 3 आतंकी छुपे हो सकते हैं। कल रात में खबर मिली है कि इस घर में, पार्टिकुलर घर में 3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। तो पुलिस सीआरपी ने घेरा डाल दिया था रात में ही। सुबह सर्च शुरू किया तो घर वाले ने कंफर्म कर दिया कि 3 मिलिटेंट हैं। फिर हम लोग को पता चल गया कि सोर्सेज से कौन मिलिटेंट है। उनके पेरेंट्स को बुला के अपील करवाए कि आप सरेंडर कर जाओ। बात नहीं माना। लगभग 2.5 घंटा टाइम दिए। 2 तो लोकल लग रहे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स अपील करने हैं तो घर वाले को पता है। एज पर उनके फैमिली मेंबर के हिसाब से है। तो सर और इस पर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रिफत, अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, एनकाउंटर जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। 3 मिलिटेंट मारे गए। जिस तरीके से आईजीपी भी बता रहे थे कि 2 लोकल हो सकते हैं और एक का ताल्लुक शायद फॉरेन से हो सकता है, यानी पाकिस्तानी मिलिटेंट एक हो सकता है। तो इसलिए जिस तरीके से पुलिस ने ये भी कहा कि ट्वीट करके कि एक जो है वो उस इंसिडेंट में या उस अटैक में मुलव्वस है जो बीएसएफ के लोगों पे, पांदच एरिया है श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में पड़ता है, वहाँ पे बीएसएफ पे अटैक करके 2 बीएसएफ वालों को जो है उन पे गोलियां चलाई थी मिलिटेंटों ने अंधाधुन। वो दुकान पे कोई सामान लेने के लिए गए थे और उनसे राइफल छीन के भी वो भाग गए थे। यानी 2 जो बीएसएफ के लोगों की मौत हुई थी उस अटैक में, उसमें इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है एक मिलिटेंट की। तो अभी 3 मिलिटेंट मारे गए हैं और ये कॉर्डन सर्च ऑपरेशन रात के दौरान ही शुरू किया गया था। अर्ली इन द मॉर्निंग फिर एनकाउंटर शुरू हुआ। जिस तरीके से आईजीपी बता रहे थे कि पहले उनको सरेंडर करने के लिए कहा गया था लेकिन वो नहीं माने, तो उसके बाद वहां पे गोलाबारी शुरू हुई। लेकिन अभी 3 मिलिटेंट मारे गए और दूसरा एनकाउंटर है तकरीबन 1 महीने में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। चूंकि ज्यादा एनकाउंटर हो सकते हैं या कॉर्डन सर्च ऑपरेशंस होते हैं वो साउथ कश्मीर में ही होते हैं। जिस तरीके से आपने भी पहले ही कहा कि कुलगाम एरिया में जो है वहां पे भी एक ऑपरेशन जारी है, उसमें 1 मिलिटेंट कल मारा गया और अभी भी 2 मिलिटेंट बताए जा रहे हैं कि वहां पे कॉर्डन में है। वो ऑर्चर्ड्स का एरिया है और वहां पे वो कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। 1 मिलिटेंट जो है वो कल ही मारा गया था लेकिन कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी था। अभी भी वहां पे ऑपरेशन चल रहा है। तो कुल मिला के कल शाम से अभी तक 4 मिलिटेंट मारे गए और पिछले 15 दिनों में 31 मिलिटेंट मारे गए हैं और 1 जनवरी से लेके अभी तक तकरीबन 104 मिलिटेंट मारे गए हैं। तो लगातार इस तरीके की कार्रवाइयां यहाँ पे जारी हैं। तो अब देखना होगा कि कुलगाम में जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें अभी टाइम कितना लगेगा। लेकिन श्रीनगर वाला जो ऑपरेशन है ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। लेकिन जब पूरा सैनिटाइज किया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो कभी भी फट सकती हैं और उससे कैजुअलिटी का खतरा रहता है सिविलियंस की, उस वजह से उसमें टाइम लगता है। क्योंकि जो नवाकदल एरिया में ऑपरेशन हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा डैमेजेस हुए थे। मकान तकरीबन 15 उसमें ख़त्म हो गए थे। लेकिन यहाँ जो एरिया है इसमें अभी ऑपरेशन जारी है लेकिन 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। गायत्री।
तो ये वो घर जहां पर एनकाउंटर हुआ और फायरिंग की आवाज आप सुन रहे थे। रिफत हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। रिफत, आप बता रहे हैं कि श्रीनगर का जो एनकाउंटर था वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन कुलगाम में क्या जानकारी मिल रही है? कितने आतंकी हो सकते हैं? देखिए, वहां से भी इंफॉर्मेशन आई थी, जिस तरीके से आपने कहा कि श्रीनगर में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, और कुलगाम से भी खबर आई थी कि 2 से 3 मिलिटेंट वहां पे छुपे हो सकते थे दिन में ही, क्योंकि कल दिन में, क्योंकि अक्सर जो कॉर्डन्स एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलने के बाद रात को शुरू हो जाते हैं, जो हमने रिसेंट टाइम्स में देखा। तकरीबन 1-2 साल से इसी तरीके का सिस्टम यहाँ पे चल रहा है कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है और उसके बाद कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं। लेकिन कल वाला जो एनकाउंटर है जो कुलगाम में शुरू हो गया, ये दिन में पता चली CRPF पुलिस और आर्मी को कि वहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं, कॉर्डन किया गया और इनिशियल फायरिंग जो हुई उसमें 1 मिलिटेंट मारा गया और उसके बाद कॉर्डन को एक्सटेंड किया गया। अभी भी वहां पे ऑपरेशन जो है जारी है और यही खबर मिली थी कि 2 से 3 मिलिटेंट वहां पे छुपे हो सकते हैं। तो अगर 3 मिलिटेंट थे तो उसका मतलब है कि 2 मिलिटेंट वहां अभी भी कहीं पे छुपे हुए हैं ऑर्चर्ड्स में, जिनकी तलाश लगातार जारी है। लेकिन श्रीनगर का जो ऑपरेशन है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। जिस तरीके से दर्शकों ने भी देखा, बहुत जबरदस्त फायरिंग हो रही थी और बहुत बड़ा मकान था, उसमें मिलिटेंट जो है वो छुपे हुए थे और काफी देर तक ये फायरिंग का सिलसिला जारी रहा और आखिर पर 3 मिलिटेंट मारे गए। ये जो ऑपरेशन है श्रीनगर वाला, ये CRPF और पुलिस अंजाम देती थी। पहले मैं बता चुका हूं कि जो श्रीनगर का डिस्ट्रिक्ट है उसमें आर्मी जो है ऑपरेट नहीं करती है जब भी एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन जो बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे आर्मी, CRPF और पुलिस जो है ज्वाइंट ऑपरेशंस अंजाम देती है और कुलगाम में भी ज्वाइंट ऑपरेशन इस वक्त आर्मी, पुलिस और CRPF का चल रहा है। चलिए, अपडेट के लिए आपके पास लौटते रहेंगे। तो श्रीनगर में ऑपरेशन खत्म हो चुका है, लेकिन कुलगाम में अभी भी ऑपरेशन जारी है। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मरीजों की तादाद यहां 1,28,000 के पार जा पहुंची है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 56,000 को पार कर चुकी है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां 56,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हो चुके हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 26,680 है और 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 14,000 को पार कर चुकी है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका आता है, जहां पर कोरोना के मरीज 22,54,000 से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राजील दूसरे नंबर पर, जहां मरीजों की संख्या 10,32,000 के पार जा पहुंची है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 5,76,000 के पार है। भारत चौथे नंबर पर, जहां पर मरीजों का आंकड़ा 4,10,000 को पार कर चुका है। वहीं ब्रिटेन 5वें नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 3 लाख से भी ज्यादा है। भारत के कोरोना आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो यहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब तक 4,10,461 हो चुका है। तो वहीं इनमें 2,27,756 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 13,254 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल भारत में कोरोना से 1,69,451 एक्टिव केस हैं। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 86,41,521 पहुंच चुका है, जिनमें 42,34,310 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,59,474 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं दुनिया भर में फिलहाल कोरोना के 39,47,737 एक्टिव केस हैं। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज देश भर में योग किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ हुई। हम आपको योग से जुड़ी ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी संदेश दे रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार में बाबा रामदेव ने योग किया, जबकि लद्दाख में ITBP के जवानों ने बर्फ पर योग किया। दिल्ली के लाल किला में पुलिस के जवानों ने भी योग किया। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश के लोहितपुर में अनोखे तरीके से घोड़े पर योग किया गया।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग का संदेश दिया, न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर को। तो वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से योग किया गया उसकी तस्वीरें भी आपके सामने। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश भर में जहां लोग घरों में योग कर रहे हैं, तो वहीं लद्दाख में देश की सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के जवानों ने बर्फ के ऊपर काफी कम तापमान के बीच योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तस्वीर। और इस बीच देखिए, जमीन से कितनी ऊंचाई पर जहां टेम्परेचर बिल्कुल कम होता है, इस ठंड के बीच भी आईटीबीपी के जवान जो देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, आज के दिन वो भी योग करते हुए नजर आए। बेहद कम तापमान के बीच योग करते आईटीबीपी के जवान। देश भर में आज छठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को योग का महत्व बताया और योग से जुड़ा संदेश भी दिया। कोरोना संकट की वजह से इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम घर पर योग, परिवार के साथ योग रखी गई है और यही वजह है कि पीएम ने इस बार योग दिवस को भावनात्मक योग का दिन बताया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली, ये तय हुई है। आज हम सब सामूहिक कार्यक्रमों से दूर रहकर घर में ही अपने परिवार के साथ मिलकर योग कर रहे हैं। बच्चे हो, बड़े हो, युवा हो, परिवार के बुजुर्ग हो, सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है। और इसलिए इस बार का योग दिवस, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ये भावात्मक योग का भी दिन है। हमारी फैमिली बॉन्डिंग को भी बढ़ाने का दिन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर योग किया, तो वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी अपने घर पर योग के खास और मुश्किल आसन किए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें। एक तस्वीर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की जो अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर ही योग करते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जिन्होंने अपने घर पर योग किया लेकिन मुश्किल आसन किए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मोदी सरकार के मंत्रियों ने भी योग किया। हम आपको 6 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसमें 6 केंद्रीय मंत्री योग करते नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर में आप केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को देख रहे हैं जो योग कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी योग किया। तीसरी तस्वीर में आयुष मंत्री श्रीपद नाइक हैं और चौथी तस्वीर में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी योग करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि 5वीं तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी योग किया और छठी तस्वीर में पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने भी किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी योग किया जिसकी अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आपके सामने जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने घर में योग करते दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ योग कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अपने घर पर जिन्होंने योग किया। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी योग करते नजर आए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम रमेश ने भी योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने कोरोना काल में लोगों को योग की अहमियत समझाई। उन्होंने योग को कोरोना से जंग जीतने में मददगार बताया। कोरोना पैंडेमिक के कारण
आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग की अनेक विधियां हैं, अनेक प्रकार के आसन हैं। वो आसन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म उसको शक्तिशाली करते हैं। लेकिन कोविड-19 वायरस खास तौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम। प्राणायाम यानी एक प्रकार से ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम ये एक प्रकार से पॉपुलर भी हैं, आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं, करके भी दिखाते हैं। ये प्रभावी भी है। लेकिन प्राणायाम के अनेक प्रकार हैं। इसमें अगर आप प्राणायाम को जानने वालों से मिलोगे तो बताएंगे शीतली है, कपालभाति है, भ्रामरी है, भस्त्रिका है, बहुत है, अनगिनत है। अब तो नए नए जुड़ते भी चले जा रहे हैं। योग की ये सभी विधाएं, ये तकनीक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती है। साल के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण के दौरान आज देश के कई हिस्सों में आसमान में सूर्य एक चमकती अंगूठी की तरह नजर आया। गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, यूपी और उत्तराखंड में कई जगहों पर आसमान में सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा दिखा। सुबह करीब 9 बजे से शुरू हुआ सूर्य ग्रहण दोपहर 3 बजे तक चलेगा। माफ कीजिए, खत्म हो चुका है ग्रहण। सूर्य ग्रहण की वजह से देश के जो ज्यादातर मंदिर हैं उनके कपाट बंद कर दिए गए और ये सूर्य ग्रहण भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग आकार में दिखाई दिया। नेपाल, पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब में सूर्य ग्रहण देखा गया। टाटा स्काई के चैनल